हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग URTS 13 का पेपर डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पेपर। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपने पास क्या लिखा है इसमें, इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। किस में वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो मैक्सिमम होंगे, इस चीज़ को अपने को देखना है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ पे मैक्सिमम होंगे, अलग अलग केसेस हम लोग जानते हैं कि वेट से हम लोग वाटर के मतलब मोल्स निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, वॉल्यूम से निकाल सकते हैं, है ना, या नंबर ऑफ एंटिटीज से निकाल सकते हैं। पहला ऑप्शन अपने को दिख रहा है 18 ml ऑफ वाटर। हमको पता है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी जो वाटर की होती है वो कितनी होती है, इट इज़ 1 ग्राम पर ml। तो 18 ml बोले या 18 ग्राम बोले, वाटर के केस में सेम ही हो जाएगा। यानी कि हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 18 ग्राम ऑफ वाटर। और 18 ग्राम हमको पता है वाटर का मोलर मास इज 18। तो यहाँ से कितना मोल जाएगा अपने पास, 1 मोल आ जाएगा। 1 मोल वाटर होगा, है ना। तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे सर, Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। बाकी केसेस में मोल्स निकालते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है 0.18 ग्राम। ऑब्वियसली 18 ग्राम से तो ये क्या होगा, कम ही होगा, मतलब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। दूसरा दे रखा है 10⁻³ मोल ऑफ वाटर। यहाँ 1 मोल वाटर है, 1 मोल वाटर इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 10⁻6 मोल। तो ये भी ऑप्शन अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा अपने पास दे रखा है इतना लीटर ऑफ वाटर। किस कंडीशन पे, 1 एटीएम एंड 273 वाटर वेपर्स बोल रहा है। तो हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स अगर हम वॉल्यूम एट एसटीपी के टर्म्स में निकालते हैं, तो हम लोग ऊपर में वॉल्यूम लेते हैं लीटर में, जो कि आपको इतना दे रखा है, और नीचे में कितना लेते हैं, 22.4। तो ऑब्वियसली दिख रहा है ये वैल्यू भी जो है इट इज़ लेस देन 1, यानी कि यहाँ भी 1 मोल से कम ही वैल्यू आएगी, काफ़ी कम आएगी, है ना। आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन जिसमें 1 मोल वाटर है, यहाँ पे Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर्स होंगे, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 46। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे हम लोग देखें 47, बोल रहे कंसनट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4 बाई मास। मतलब यहाँ पे जो अपने को दे रखा है परसेंटेज W/W दे रखा है, किसके लिए, H2SO4 के लिए। कितना दे रखा है सर, इसकी वैल्यू दे रखी है 98। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं, परसेंटेज W/W किसको रिप्रेजेंट करता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन मतलब परसेंटेज मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। वेट के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो सिंपली हम लोग W/W बोलते हैं कि 100 ग्राम में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। तो मेरे पास बोल रहा है कंसनट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमको पता है कि यहाँ सॉल्यूट क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम बोल सकते हैं कि WH2SO4 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 98। और W सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 100 ग्राम्स में आएगा ये, ऑब्वियसली W/W है। तो हमको वेट मिल गया सॉल्यूट H2SO4 का, और हमको वेट मिल गया सॉल्यूशन का, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या दे रखा है सर, क्वेश्चन में डेंसिटी भी दे रखा है। किसका डेंसिटी दे रखा है, हैज़ ए डेंसिटी, मतलब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, कितना डेंसिटी है सर, 1.8 ग्राम पर ml, ठीक है। ये डेंसिटी अपने को दे रखा है। अब बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि सर अगर ये मोलैरिटी में दे रखा है और ये वॉल्यूम में दे रखा है, तो क्या यहाँ से भी हम लोग मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं क्या। तो मोलैरिटी के लिए हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, मोलैरिटी क्या होता है सर, मोलैरिटी की अगर हम लोग बात करें तो वी कैन राइट इट एज मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट किसका, H2SO4 का, अपॉन मोलर मास ऑफ H2SO4 सॉल्यूट का। नीचे में चाहिए होगा, अगर वॉल्यूम अपने को ml में देता है
तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमको वॉल्यूम लीटर में मिल जाए। ये फॉर्मूला बेसिक आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे क्या क्या चीज़ अपने को पता है, WH2SO4 ये अपने को पता है, W सॉल्यूशन ये भी अपने को पता है, वॉल्यूम सर अपने को नहीं पता है, सॉल्यूशन का वेट पता है, लेकिन चाहिए क्या, वॉल्यूम चाहिए, लेकिन हमको डेंसिटी यहाँ पे गिवन है। तो डेंसिटी को यूज़ करके ऑब्वियसली हम लोग वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर लिखना चाहें तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा सर यहाँ से, मास कितना है, मास इज 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.8 ग्राम पर ml। ये ग्राम ग्राम जाएगा, तो ये अपना जो है वॉल्यूम आ गया किस में, ml में, जो हम लोग को यहाँ पे पुट करना है। अब फॉर्मूला में सारा चीज़ अपन पुट कर देंगे। तो m कितना हो गया सर, m हो गया WH2SO4 दैट इज 98, मोलर मास ऑफ H2SO4 इज ऑल्सो 98, ये पता है अपने को। वॉल्यूम ml में कितना दे रखा है सर, इट इज़ 100/18। तो 100/18 ये ऊपर चला जाएगा, 100/1.8 सॉरी 1.8 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1000। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें इसको भी, अगर डेसिमल को नीचे ले आए तो ये 1000 और इधर नीचे भी 1000 ही आ रहा है ऐसा कुछ, और यहाँ से ये भी कैंसल आउट हो जा रहा है, मतलब ये सीधे सीधे कितना आ जा रहा है 18 आ जा रहा है। ठीक है, अब मेरे पास मोलरिटी आ गया 18, बोल रहा है कि इसका कितना वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं कि मेरे पास जो वॉल्यूम है वो V ले लेते हैं, तो 18 इंटू वी विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 0.1 इंटू, यहाँ वॉल्यूम कितना ले रखा आपका 1 लीटर इंटू 1 लीटर। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम विल बी 0.1/18, 0.1/18। ये वैल्यू किस में आएगी, लीटर में आएगी। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ml में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ml में कन्वर्ट करना है तो ऊपर क्या कर दोगे आप, 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये डेसिमल नीचे ले जाते हैं, ये 10 ये जाएगा, और 18/100 इसको अगर अपन डिवाइड करें तो ये वैल्यू कितनी आती है 5.55 ml विल बी आवर आंसर। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.66 kg बॉल is moving with a speed of 100 meter per second. The associated wavelength will be, कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं फॉर्मूला लेमडा इक्वल्स टू क्या, H/mv। H की वैल्यू, H प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू अपन कितना लेते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, है ना। नीचे में इसका क्या यूनिट होता है, जूल सेकेंड। यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका, हालांकि इस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत हमको नहीं है, बट यूनिट कई बार एग्जाम्स में पूछे हुए तो आपको पता होना चाहिए। मास कितना दे रखा है सर, मास इज 0.66 kg, और वॉल्यूम कितना दे रखा है सर, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, सॉरी सर, वेलोसिटी इज स्पीड इज 100। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो इधर 100 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसको नीचे ले आता हूँ, इधर 10 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब ये भी 66, ये भी 66, इसको अपन उड़ा देंगे। इधर अगर बात करें तो ये 100 से 100 विल गेट कैंसल्ड आउट, तो ये 10 जो नीचे है ऊपर जाके 10⁻⁻1 हो जाएगा, मतलब हम लिख सकते हैं इट विल बी 10⁻⁻35। सो 1 इंटू 10⁻⁻35, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए p इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज। तो हमको पता है कि ऑर्बिटल एंगुलर
मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √L इंटू L+1 H/2π, ऐसा कुछ। अब p ऑर्बिटल के लिए हम लोग जानते हैं L की वैल्यू कितनी होती है, तो सर S के लिए हम लोग बोलते हैं L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, F के लिए 3 होती है। हमसे P की चर्चा करना चाह रहा है, तो यहाँ वैल्यू रख लेंगे। वैल्यू रखोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, 1+1 इंटू 1 मतलब √2 H/2π। लेकिन सर ऐसा कोई ऑप्शन अपने को दिख नहीं रहा है, बट ये ऑप्शन को अगर फर्स्ट वाले को आप ध्यान से देखें तो ये √2 को 2 से अगर कैंसिल करें तो इट विल बी H/√2π, H/√2π। सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following arrangements represents the correct order of least negative to most negative electron gain enthalpy for carbon, calcium, aluminium, fluorine and oxygen। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है, हम लोग किसको डिफाइन करते हैं कि कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कितनी एनर्जी को रिलीज करता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस इन जनरल ये होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे बात करें लेफ्ट टू राइट अगर पीरियड में जाते हैं तो क्या बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, एंड नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देखें तो हमको दिख रहा है कि कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड। तो कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इनकी लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, है ना, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो हम बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होगा, ऑक्सीजन का होगा और फिर कार्बन का होगा। और ऐसा अपने को एक ही ऑप्शन दिख रहा है, फ्लोरीन देन ऑक्सीजन देन कार्बन। तो अपन सीधे सीधे बाकी कुछ सोचे बिना इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा और किसी ऑप्शन में अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इसमें हम लोग चाहें फर्दर कि सर एल्युमिनियम और कैल्शियम के लिए भी सोच लेते हैं, तो एल्युमिनियम और कैल्शियम के लिए अगर हमको सोचना होगा, एल्युमिनियम और कैल्शियम के लिए कैसे सोचेंगे। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, देखिए जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और कार्बन की बात करें तो लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, लेकिन बीच में हो सकता है किसी ऑप्शन को रख लिया हो। लाइक हम यहाँ देखें तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन ने इधर तो चेंज ही कर दिया है, इधर भी चेंज कर दिया है और यहाँ भी फ्लोरीन। तो मतलब इसमें आपको अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, हम सीधे यहाँ से टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा ऑर्डर रॉन्ग है। ठीक है, तो ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ेंगे हम लोग। NH3, PH3, ASH3 एसिडिक करेक्टर। तो हमको पता है कि हाइड्राइड्स का जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, और हमसे पूछ रहा है कि रॉन्ग कौन सा है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान देंगे कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो पहला वाला तो करेक्ट है सर, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता अपना। ठीक है, दूसरे की अगर अपन बात करें, मतलब ये सॉरी ऐसा बोल दिया अपन कि दिस वन इज करेक्ट, और अगर ये करेक्ट है तो ये अपना आंसर नहीं है, ये आंसर के हिसाब से इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। हमको इनकरेक्ट को ही ढूंढना है। दूसरा अगर देखें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी, तो हमको पता है कि बेरिलियम और बोरोन में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पैटर्न चेंज हो जाता है। बेरिलियम की आयोनेशन एनर्जी बोरोन से ज़्यादा बेरिलियम की आयोनेशन एनर्जी बोरोन से ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ हम लोग s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। मतलब ये ऑप्शन गलत है, और अगर ये गलत है तो यही अपना सही जवाब है। बाकियों को भी आप सोच सकते हैं, Al2O3, MgO, Na2O, K2O। बेसिक करेक्टर, तो जैसे जैसे मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बेसिक करेक्टर बढ़ेगा। तो हमको पता है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम में इधर से इधर जाएंगे मेटेलिक करेक्टर, सोडियम सबसे अच्छा मेटल होगा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम। क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मतलब सोडियम यहाँ है, मैग्नीशियम यहाँ है, एल्युमिनियम यहाँ है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है, और मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करेगा तो बेसिक करेक्टर क्या होगा, बेसिक करेक्टर भी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एल्युमिनियम का सबसे कम, मैग्नीशियम का Na2। और पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम सोडियम के जस्ट नीचे है, ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है।
और अगर मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा सर तो बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, मतलब ये ऑप्शन भी जो है करेक्ट है। रेडियस की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप, ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनिक रेडियस विल इंक्रीज, मतलब ये भी सही है। तो ये अपना जवाब कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन O2, H2O2 एंड O3। तो अगर आप ध्यान देंगे O2 की बात करें, O2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज, ऑक्सीजन एटम्स के बीच में देयर इज डबल बॉन्ड। H2O2 की बात करें, H2O2 का जो स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, इट इज ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर देखें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और ओजोन की अगर बात करें तो ओजोन का स्ट्रक्चर अपन कुछ ऐसा बनाते हैं, है ना। ओजोन का स्ट्रक्चर यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना। और यहाँ पे रेजोनेंस की भी बात करते हैं, कभी इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे लिखते हो और इस स्ट्रक्चर को कभी अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर की अगर बात करें तो इस केस में देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे सिंगल डबल दोनों बॉन्ड है तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर एवरेज क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। और हमको पता है किसके बारे में पूछा है, बॉन्ड लेंथ। तो हमको पता है कि बॉन्ड लेंथ जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो सर जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। तो हम देख रहे हैं कि सबसे कम किसका बॉन्ड ऑर्डर है, इसका, मतलब इसका H2O2 का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, फिर O3 का होगा और फिर O2 का होगा। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है अपने को, H2O2, O3 देन O2। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, कौन दोनों आइसोस्ट्रक्चरल नहीं होंगे। तो देखिए मैं सजेस्ट करूंगा जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो आप एक बार रफली पहले ऑप्शंस को देख लें, ऑप्शंस को देख के ही हो सकता है आपको क्लैरिटी हो जाएगी। SiCl4 PCl4 प्लस, डायमंड सिलिकॉन कार्बाइड, बोथ आर नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड, तो ये तो सेम ही होगा। NH3PH3, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, दोनों सेम ग्रुप के हैं और 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, मतलब यहाँ भी स्टेरिक नंबर सेम होगा और शेप दोनों का पिरामिडल होगा। XCF4 एंड XCO4, लेकिन ध्यान दें फ्लोरीन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है। तो XCF4 में अगर हम कैलकुलेट करें XCF4 तो इसमें 4 फ्लोरीन होगा जो सिंगली बॉन्डेड होगा और यहाँ पे 2 लोन पेयर होगा। लोन पेयर को अपन शेप में लेते नहीं है, तो इस केस में जो शेप है हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। XeO4 की बात करें तो XeO4 में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, 4 वैलेंस शेल में हेलोजन, जेनॉन जो है नोबल गैस है, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन सब बॉन्ड में यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पे इसका देखें तो अब इसके पास कोई लोन पेयर बचा नहीं, इसका शेप हम लोग क्या बोल देंगे, 4 अगर बॉन्ड बना रहा है तो ये मैंने सिर्फ बॉन्ड दिखाया है, इसका शेप अपन क्या बोल देंगे, इट विल बी टेट्राहेड्रल। तो एक आपको दिख रहा है टेट्राहेड्रल और दूसरा दिख रहा है स्क्वायर प्लेनर। आप चाहें तो इसको बॉन्ड पेयर लोन पेयर से भी सोच सकते हैं कि सर यहाँ 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के केस में जो शेप होता है वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में हम लोग 2 एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर को रख देते हैं तो स्क्वायर प्लेनर आता है। और यहाँ चारों बॉन्ड पेयर है और इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं इट विल बी टेट्राहेड्रल। ठीक है, बाकी सबका भी आप ऐसे निकाल के सोच सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, XeO4 CN होल ट्वाइस, CH2 CN2 HCO3 माइनस। तो देखिए इस क्वेश्चन को अभी जस्ट हमने XeO4 का स्ट्रक्चर बनाया था। XeO4 का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो सारी कहानी यहीं से क्लियर हो जाएगी। हमको पता है कि जब भी जो पहला बॉन्ड होता है, पहला बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, तो इसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, इधर भी एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, इधर भी एक सिग्मा एक पाई।
तो हमको दिख रहा है यहाँ पे कि 4 सिग्मा बॉन्ड है और 4 पाई बॉन्ड है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि इसमें इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स हैं। तो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन, आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या बोल रहा है, कब हीट किया जा रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 298 टू 308 केल्विन, ठीक है। इफ हीट सप्लाई टू द गैस इज 500 जूल, तो Q बोल रहा है, Q का वैल्यू, चूंकि सप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव लोगे, Q का वैल्यू हो गया 500 जूल। देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमारे पास रिलेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्या बोल सकते हैं सर कि चूंकि ये प्रोसेस कब हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, और हमको पता है डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब डेल्टा वी जीरो होगा, और डेल्टा वी जीरो होगा तो वर्क डन भी जीरो होगा, और वर्क डन अगर जीरो हो गया तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा यू जो है वो क्यू के बराबर होगा। क्यू का वैल्यू आपको दे रखा है ऑलरेडी 500 जूल। तो वी कैन से इन दिस केस डब्ल्यू होना चाहिए कितना, जीरो। डेल्टा यू और क्यू दोनों बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, 500 जूल। ऐसा कोई ऑप्शन है तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो पहले वाले में डब्ल्यू 500, ऐसा नहीं होगा, डब्ल्यू जीरो क्यू डेल्टा यू 500, मतलब सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग टू रिएक्शंस आर नोन, दो रिएक्शन आपको दे रखा है, डेल्टा एच दोनों का दे रखा है। वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द गिवन रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए निकालना है। ऐसे क्वेश्चन हेस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस अपने को दिखते हैं तो हमको ये जो फाइनल रिएक्शन है वो बाकी दोनों रिएक्शन से लेकर के आना होता है, ठीक है। तो फाइनल रिएक्शन क्या लेके आना है सर, इसको अपन देख ले। अपने को फाइनली चाहिए Fe2O3, Fe2O, एक सेकेंड, अपने को चाहिए सर Fe2O3 ऐसा कुछ, और CO यहाँ से क्या बन रहा है, ट्वाइस FeO और साथ में CO2, ठीक है। तो अब ऊपर वाले रिएक्शंस को देखना है कि कैसे इनको हम ऐड करें कि हमको फाइनली ये रिएक्शन मिले, ठीक है। तो ऊपर का रिएक्शन का अगर हम बात करें तो पहला रिएक्शन में Fe2O3 दिख रहा है आपको, इधर भी Fe2O3 चाहिए अपने को, लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो ये रिएक्शन को एज इट इज अपन लिख देंगे, Fe2O3 प्लस थ्राइस CO, यहाँ से क्या बन जाएगा, ट्वाइस Fe प्लस थ्राइस CO2। इसका डेल्टा एच एज इट इज लिख दिया हमने, कितना वैल्यू है सर, -26.8 किलो जूल, ठीक है, -26.8 किलो जूल। दूसरा अपने को FeO भी चाहिए सर। FeO दूसरे रिएक्शन में देखिए दिख रहा है आपको, लेकिन वो किधर दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे। उसको राइट हैंड साइड पे ले जाने के लिए रिएक्शन को रिवर्स करना होगा। दूसरा FeO का कितना मोल चाहिए सर, 2 मोल। इसमें कितना दिख रहा है, 1 ही मोल दिख रहा है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन अपन लिखेंगे ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि इसको उल्टा कर दीजिए सर, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ मतलब Fe प्लस CO2, यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को, FeO प्लस CO, लेकिन 2 चाहिए अपने को, तो टोटल रिएक्शन को 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे अब इसका जो डेल्टा एच हो जाएगा वो क्या किया, एक तो आपने रिएक्शन को उल्टा किया, रिवर्स किया, और दूसरा उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो डेल्टा एच आपको पता है कि अगर इधर एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन उल्टा करेंगे तो इक्वली एंडोथर्मिक हो जाएगा, और 2 से हमने मल्टीप्लाई भी किया है। तो इस केस में जो डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी सर, 16.5, 16 दूना 32 और 0.5 मतलब 33 पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू आ गई 33 किलो जूल। अब इन दोनों को जैसे आप ऐड कीजिएगा तो फाइनली रिएक्शन ये मिल जाएगा, और आंसर भी अपने सामने आ जाएगा ऐड करने पे। जैसे यहाँ पे अब आप देखें तो इसमें देखिए ये जो दोनों रिएक्शंस हमने लिखा, इसमें हमको क्या चाहिए, Fe2O3 ये दिख रहा है, यहाँ पे CO चाहिए, लेकिन CO सर 1 मोल चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 मोल CO इधर है, ये 2 से कट जाएगा, 1 मोल बस बचेगा। तो ये लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गया। राइट साइड में देखिए क्या चाहिए अपने को, ट्वाइस FeO और CO2 चाहिए। ट्वाइस FeO मिल रहा है,
CO2 भी मिल रहा है सर, लेकिन CO2 अपने को एक ही मोल चाहिए, इधर 2 मोल है, देखिए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, Fe भी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट रिएक्शन ऐसे मिल जाता है। और डेल्टा एच की वैल्यू अगर हम जोड़ दें तो इधर कितना आ जाएगा, एक है वैल्यू 33 किलो जूल और दूसरा है -26.8 किलो जूल। तो यहाँ से अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा 0.2, इधर से देखें तो ये 6, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई अपने 6.2 किलो जूल। सो वी हैव फर्स्ट ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। निकाल सकते हैं इस तरीके से, जानते हैं आप लोग, बेसिक क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैच द कॉलम का दिखा रहा है अपने को, तो पहला अपने को दे रखा है Kp ग्रेटर देन Q। तो इसमें अगर Kp की वैल्यू Q से ज़्यादा है, K को अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, तो ये Kp दे रखा है और ये Q दे रखा है। तो Q क्या चाहेगा, Kp को रीच करना चाहेगा, है ना, Kp को रीच करना चाहेगा। और ये Q होता क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो Q को अपनी वैल्यू को बढ़ाना होगा, मतलब प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कम करना होगा, मतलब इट विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो इन दिस केस द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। तो ए का अपन बोल सकते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन अपने को दिख रहा है, कौन सा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है ना। बाकियों को भी आप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे Kp Q के बराबर है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं, मतलब C का कौन सा हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। देखिए दोनों यहाँ पे मैच कर रहा है, तो सीधे हम लोग फोर्थ ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। बाकियों को भी आप डिस्कस कर सकते हैं, है ना, लाइक T इज़ ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, ये किसके लिए होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, लिख सकते हैं T डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच, या लिख सकते हैं डेल्टा एच माइनस T डेल्टा एस शुड बी, लाइक इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो डेल्टा एच माइनस या T डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच, आप इधर ले जाओगे अगर, तो आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हो डेल्टा एच माइनस T डेल्टा एस शुड बी लेस देन 0। तो लेस देन 0, और ये किसके बराबर होता है, डेल्टा जी के बराबर होता है ना। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्या, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर ये वैल्यू हमको दिख रहा है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस डेल्टा जी के बराबर होता है, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब अपन बात करें कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, एंडोथर्मिक होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस एंड एंडोथर्मिक, बाकी ये और बच गया। ऐसे हम लोगों को इतने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आप सीधे पहले और थर्ड ऑप्शन से ही इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड एंड HCN एट दिस एंड 25 डिग्री सेल्सियस आर गिवन बिलो। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इक्विलिब्रियम, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने को निकालना है, ओके। तो अगर आप देखें तो HCN का हमको एसिटिक एसिड, पहले एसिटिक एसिड का दे रखा फिर HCN का, तो एसिड एसिड कैसे डिसोसिएट करेगा, CH3COOH विल डिसोसिएट एज CH3COO माइनस एंड H प्लस। दूसरा बोल रहा है HCN, तो HCl विल डिसोसिएट एज H प्लस प्लस CN माइनस, ठीक है। और हमको निकालना किसके लिए है, हमको निकालना है इसके लिए CN माइनस प्लस CH3COOH is giving HCN प्लस CH3COO माइनस, इसके लिए हमको फाइंड करना है। तो अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सर हमको एसिटिक एसिड इधर चाहिए, इधर दिख रहा है, वेरी गुड। इसके लिए K का वैल्यू आपको दे रखा कितना, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, यहाँ पे कितना दे रखा है 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए अपने को चाहिए, तो क्या इन दोनों को यूज करके ये रिएक्शन लिख सकते हैं क्या हम लोग,
तो देखिए सर इधर ये चाहिए एसिटिक एसिड, इधर दिख रहा है अपने को CH3CO माइनस इधर चाहिए, इधर भी दिख रहा है, लेकिन HCN इधर चाहिए, ये उल्टा दिख रहा है। तो इस रिएक्शन पूरे को अगर मैं उल्टा कर दूं तो कैसे लिख सकते हैं, H प्लस प्लस CN माइनस विल गिव HCN। अब अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ें तो देखिए ये CH3COH मिल जाएगा, CN माइनस मिल जाएगा, H प्लस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। इधर HCN मिल जा रहा है एसिटेटर, मतलब ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब अगर रिएक्शन को आपने इन्वर्स किया तो आपको पता है, रिएक्शन को आपने रिवर्स किया तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इन्वर्स हो जाती है। मतलब इसके लिए जो K होगा, अब ये जो नया K आएगा इसका, ये कितना हो जाएगा 1/4.5 इंटू 10⁻⁻10। और चूंकि दोनों रिएक्शन को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब दो कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ते हैं हम लोग कि अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इन्वर्स हो जाती है, और अगर आपने दो रिएक्शंस को ऐड किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इस केस में हमने इसको रिवर्स किया है तो वैल्यू क्या हो गई, इन्वर्स हो गई। अब इन दोनों को जोड़ने पे ये मिल रहा है, मतलब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1/4.5 इंटू 10⁻⁻10। यहाँ से अगर निकालें तो ये कितना आ जाएगा सर, ये यहाँ से जाएगा कितना 3 टाइम्स, और ये 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा तो 10⁻+10, मतलब ये आ जाएगा 10⁻5/3, 10⁻+5/3। तो ये अपने को दिख रहा है, अच्छा सॉरी 1/3 है, 1/3। तो 1/3 से अगर 10 को अपन डिवाइड कर दें, मतलब इसको आप ऐसे लिख लो कि यहाँ पे, अच्छा इसको इन्वर्स अगर हम लोग करेंगे, एक सेकंड जरा देखिएगा, इसको अगर हमने इन्वर्स कर दिया तो ये क्या हो गया 1/4 हो गया, और इधर ये पूरा आ गया कितना 10⁻⁻10 नीचे में, ठीक है, ये हमने सही लिखा। तो ये आ गया 10⁻5/3। तो 10⁻5/3 को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 10 इंटू 10⁻4/3, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अब इससे अगर काटे तो ये रफली 3.3 टाइम्स जाता है, बट यहाँ पे हमको दिख रहा है 10⁻4 में एक ही ऑप्शन, तो हम रफली इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻4। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH एंड HCl ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। ये आपको दिया है pH ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी इक्वल टू 1, किसका pH 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या देखना होगा कि रिएक्शन किस में कराना है सर, HCl में और NaOH में। HCl और NaOH मिलके क्या बना देंगे, NaCl प्लस H2O, है ना। तो हमको अगर pH की बात करें तो pH होता क्या है सर, pH इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन। तो अगर H प्लस की कंसंट्रेशन को हम कितना रख दें, 10⁻⁻1 रख दें, तो ये -1 इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो यहाँ बोल सकते हैं माइनस माइनस प्लस लॉग 10 की वैल्यू 1, तो pH का वैल्यू 1 आ जाएगा। मतलब हमको H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ 10⁻⁻1 अगर किसी ऑप्शन में मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो देखते हैं पहला ऑप्शन में कितना हो जाएगा, इसका 60 ml है और 1/10 मोलर है, तो इसका हो जाएगा 6 मिलीमोल्स। NaOH का कितना हो जाएगा 4 मिलीमोल्स। अब देखिए रिएक्शन 1:1 का रेशियो में चल रहा है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग बनेगा, लेकिन NaCl न्यूट्रल सॉल्ट है तो ये pH को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। इसका कितना बच जाएगा सर, इसका बच जाएगा 2 मिलीमोल्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये तो हो गया इसका मिलीमोल्स HCl का। वॉल्यूम कितना हो गया सर 60 40 100 ml, तो इधर 100 ml।
तो ये मिली का आएगा, मोल पर लीटर में अपने को कंसंट्रेशन मिलेगा। तो ये कितना आ रहा है 2 इंटू 10⁻⁻²। बट ये रखने से pH 1 नहीं आएगा। दूसरा केस देखें तो इधर 55 ml/10, तो ये कितना हो जाएगा 5.5 मिलीमोल्स। इधर कितना हो जाएगा 4.5 मिलीमोल्स। अगेन ये लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये कंज्यूम, यहाँ पे कितना बचेगा 1। वॉल्यूम कितना हो गया 55 45 100, तो ये आ गया सर 10⁻⁻²। ये भी नहीं चलेगा, 10⁻⁻1 चाहिए। अगला देखते हैं तो 75 इंटू 1/5, तो 75 इंटू 1/5 कितना हो जाएगा ये सर, ये हो गया 75 इंटू 1/5। तो अपन इसको देखें तो 5 से कितना टाइम्स, 1 टाइम्स और 5 टाइम्स, मतलब इधर 15 मिलीमोल्स। और इधर कितना आ जा रहा है सर, इधर आ जा रहा है 25 इंटू 1/5, तो ये कितना टाइम्स, ये 5 मिलीमोल्स। अब देखें तो 5 और ये 15, अगेन ये लिमिटिंग रिएजेंट, ये 0 हो जाएगा। इधर भी 5 जाएगा, बचेगा 10। वॉल्यूम 75 25 कितना 100, तो 10/100 मतलब ये आ रहा है सर अपना 10⁻⁻1 H+ का कंसंट्रेशन। सो वी कैन से C विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे चाहे तो आप अगले को भी चेक कर ले रहे हैं, इसमें भी 10⁻⁻1 नहीं आना चाहिए। वैसे सिंगल करेक्ट है, तो हमारा आंसर मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वेपर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड in which the concentration of NH3 is 0.3 molar and the concentration of NH4 plus is 0.2 molar. If the equilibrium constant Kb for NH3 equals to this, what is the pH of this solution? तो हमको ये दिख रहा है सर कि ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, NH3 और NH4 प्लस, मतलब हम बोल सकते हैं इट इज बेसिक बफर, इट इज बेसिक बफर। और बेसिक बफर का जो हम लोग pH कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज POH बराबर PKB प्लस लॉग NH4 प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन NH3 का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो PKB, तो KB का वैल्यू कितना दे रखा है सर 1.8 इंटू 10⁻⁻5, तो यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻5 प्लस लॉग ऑफ NH4 प्लस का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है अपने पास, NH4 प्लस का दे रखा है सर 0.2, और इसका कितना दे रखा है सर NH3 का दे रखा है 0.3। इसको उड़ा दो आप यहाँ से, ये वैल्यू आप देखोगे ये वैल्यू लगभग आ जाती है 4.74, और इधर कितना हो जाएगा प्लस log A बाई बी इज log A माइनस log B, तो log 2 माइनस log 3। log 2 की जो वैल्यू होती है इट इज़ 0.3010, 0.3 के रफली हम लोग लिख देते हैं। log 3 की वैल्यू इज 0.47, तो यहाँ आप देखोगे तो इसमें से कितना आ जाएगा अपना 4.74 प्लस 0.3, तो ये हो गया अपना 5 के लगभग 5.04। अब उसमें से 4 आप घटा दो, या यहाँ पे डायरेक्ट आप कर लो 0.3 है, इधर माइनस 0.47 है, तो इसमें से अगर हटा दें तो ये हो गया माइनस 0.17। माइनस 0.17 को अब यहाँ से आप घटा दें तो -1 अगर घटाओगे तो ये हो गया 0.64, और 0.7 को अगर घटाओगे तो हो गया ये 0.57, 4.57। और हमको पता है कि ओवरऑल जो pH अपने को निकालना, pOH हमने निकाला, तो pH कैसे निकल जाएगा सर, pH विल बी POH 14 माइनस POH, दैट इज 14 माइनस कितना 4.57, 4.57, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा कितना 3, इधर 9 में से 4 आ जाएगा, पॉइंट इधर बात करें तो 13 में से 4 जाएगा तो 9.43। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, 9.43 को अपन टिक कर सकते हैं। तो बैठते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए जरा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कंसिडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कंसिडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट of bromine corresponding to different EMF values as shown in the diagram below. Then the species undergoing disproportionation is, इनमें से कौन सा स्पीसीज में डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए सिंपल सा फंडा है कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते किसको है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हम लोग बोलते हैं कि अगर सेम एलिमेंट का किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी रिएक्शन में उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। तो यहाँ हर केस में देखो आप ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, बट वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, तो कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि जो उसका आपको यहाँ पे सबके लिए पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। तो हमको पता है रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए जो ई नॉट सेल है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव। तो हमको देखना होगा किस केस में ई नॉट सेल पॉजिटिव आएगा, है ना, क्योंकि हमको पता है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, है ना। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव वैल्यू ऑलरेडी है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो चेक करते हैं, जैसे मान लो मैंने देखा एच बी आर ओ ये किधर जा रहा है, बी आर टू में और बी आर ओ थ्री में, ठीक है। तो हमको पता है ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल निकालते हैं कैसे हम लोग, इट इज़ ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड इन टर्म्स ऑफ एस आर पी, इन टर्म्स ऑफ एस आर पी। अब देखो मैं ई नॉट लिख रहा हूँ, कई बार लोग ई को भी बोल के देख सकते, बट यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो ई नॉट ई दोनों बातें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखें एच बी आर ओ जा रहा है बी आर टू में, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा सर, ये निकाल सकते हैं हम लोग +1, यहाँ पे कितना होगा 0, यहाँ पे निकाल सकते हैं कितना +5, मतलब ये रिडक्शन हो गया और ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो रिडक्शन मतलब कैथोड पे होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी है सर 1.595, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है सर 1.5, ये वैल्यू दिख रहा है अपने को, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है मतलब एच बी आर ओ का अपन डिसप्रोपोर्शनेशन करा सकते हैं। दूसरा कोई केस को भी अगर सोचना है, जैसे मान लो अगर अपन इधर से सोचें, तो देखिए यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +7, ठीक है। अब ये +5 से +1 में जा रहा है, ये रिडक्शन है, इसके लिए वैल्यू 1.5 है और ऑक्सीडेशन के लिए 1.82 है। तो कैथोड का ये हो गया, एनोड का ये, तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी। ऐसे करके आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। सो वी कैन से एच बी आर ओ के केस में ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, सो वी कैन से एच बी आर ओ जो है यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेट करेगा, ठीक है। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। PbF4 इज कोवेलेंट इन नेचर, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये कंपाउंड जो है कैसे नेचर का होगा, आयनिक नेचर का होगा। पहला ही क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ये करेक्ट, मतलब एक्चुअली इट इज इनकरेक्ट, सो इट विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। SiCl4 इज इजिली हाइड्रोलाइज्ड, यस। GX4 इज मोर स्टेबल देन GX2, तो हमको पता है कार्बन फैमिली में हम लोग जब नीचे आते हैं तो लेड के केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखने को मिलता है, बट जर्मेनियम में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ अपन बात करते हैं +2 एंड +4, तो ऊपर वालों में क्या होता है +4 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। सो GX4 में जी जो है जर्मेनियम उसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। SnF4 भी इज आयनिक इन नेचर, हाँ बिल्कुल। फ्लोरीन यहाँ पे भी है, काफ़ी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी आयनिक नेचर का होगा। सो फर्स्ट वन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट आंसर, सो करेक्ट ऑप्शन, ओके है ना। 63 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। तो हमको पता है NO2 जो है वो क्या लगाता है -m, मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अगर मैं रेजोनेंस करा दूँ, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब ये NO2 इसको और क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। यहाँ तो सीधे ही पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। इस केस में देखें
तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं रेजोनेंस कराऊँ, यहाँ पे भी NO2 सीधे लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज यहीं पे, तो इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है। इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ अगर मैं रेजोनेंस कराऊँ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, और वापस से रेजोनेंस कराऊँ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। मतलब ये NO2 का इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज पे नहीं लग पा रहा है। मतलब इन केसेस में NO2 जो है वो पॉजिटिव चार्ज के पास डायरेक्टली आ जा रहा है, तो NO2 माइनस एम एक्सर्ट कर पाएगा, बट यहाँ माइनस एम एक्सर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि दीज आर इस पोजीशन पे NO2 को पॉजिटिव चार्ज कभी भी मिल नहीं रहा है, बाकी तीनों में मिल रहा है। सो हम बोल सकते हैं कि इनमें से ये जो है वो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जेल्डाल मेथड इज यूज्ड इन एस्टिमेशन पे। देखिए तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पूरा, आपको पता होना चाहिए कि जेल्डाल मेथड अपन नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, ये अपने को दो स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, बोल रहा है कि 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशन है। ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, आइडेंटिकल हैं, कन्फर्मर्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात तो यहाँ कर ही नहीं सकते हैं, डबल बॉन्ड है नहीं ना, साइक्लिक कंपाउंड है। आइडेंटिकल देखते हैं, पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स भी सोचते हैं, पेयर ऑफ कन्फर्मर। सबसे पहले कन्फर्मर को चेक कर लेते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को अगर देखें CH3HBr, इधर HBr CH3, इधर क्या है HBr। अच्छा ये राइट साइड तो सेम ही है, ये वाला साइड अपने को सेम दिख रहा है, ओके। इधर वाले साइड को देखें तो CH3HBr, इधर क्या है Br। तो अगर मैं इसको रोटेट करूँ इस साइड से रोटेट करूँ तो Br यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, CH3 ऑब्वियसली। तो फ्री रोटेशन के कारण इसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली दीज आर कन्फर्मर्स। ठीक है ना, कर सकते हैं इसको भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये रिएक्शन आपको दे रखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका पहले अपने रिएक्शन करा रहे हैं NaNH2 लिक्विड अमोनिया, फिर CH3 CH2 Br के साथ X मिल रहा है। फर्दर रिएक्शन करा रहे हैं Y मिल रहा है, बताना है X और Y क्या है। तो देखिए हमको पता है कि ये जो आपको दे रखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इट इज़ टर्मिनल एल्काइन, और टर्मिनल एल्काइन जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, वो H+ को निकाल सकते हैं, है ना। तो NaNH2 और लिक्विड अमोनिया ये क्या देता है, ये NH2 माइनस, इट कैन एक्ट एज बेस। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा। यहाँ से क्या बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ठीक है। और फर्दर यहाँ पे ये H लेकर के साथ में क्या बना देगा, NH3 बना देगा। अब इसका रिएक्शन करा रहे हैं CH3 CH2 Br, इधर इसका रिएक्शन करा रहे हैं CH3 CH2 Br। तो यहाँ देखिए ये अल्काइल हैलाइड है, इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, इधर डेल्टा नेगेटिव यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। और हमको पता है कि अल्काइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो इस केस में क्या होगा, अब यहाँ पे ये अटैक करेगा और ये Br यहाँ से निकलेगा, तो प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा कुछ ऐसा CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ऐसा कुछ। फर्दर अगर हम बात करें NaNH2 लिक्विड अमोनिया, फिर से सेम स्टेप को रिपीट करना है। तो वापस से अब ये H यहाँ पे हट जाएगा, है ना, NH2 के साथ सेम तरीके से H निकल जाएगा, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब पहला स्टेप में लिखूँ तो NH2 माइनस के साथ NH3 यहाँ से निकलेगा, और यहाँ क्या बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, और इधर आ जाएगा अब नेगेटिव चार्ज। और फिर से ये जो अपने पास है Br CH2 CH3, वापस से ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, डेल्टा पॉजिटिव है यहाँ पे, डेल्टा नेगेटिव, और ये Br यहाँ से निकलेगा। तो फर्दर यहाँ पे एक और CH2 CH3 यूनिट लग जाएगा। मतलब दिस विल बी द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। मतलब दोनों साइड क्या हुआ, हाइड्रोजन हट के इथाइल लग गया। पहले वाले में एक इथाइल, दूसरे वाले में 2 इथाइल। अब ऑप्शंस देख लें। पहला ऑप्शन बोल रहा है ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन, 1 2 3 4, हाँ 1 ब्यूटाइन बोल सकते हैं। दूसरा बोल रहा है 3 हेक्साइन, 1 2 3 3, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 3 हेक्साइन। हाँ तो 1 ब्यूटाइन एंड 3 हेक्साइन आर द करेक्ट ऑप्शन। इधर बोल रहा है 2 ब्यूटाइन, तो होगा ही नहीं 2 ब्यूटाइन, तो फिर आप यहाँ से सोच सकते हैं, ठीक है ना।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट is dissolved in enough water to make 250 ml of solution. If sodium carbonate is dissociates completely, molar concentration of Na plus and carbonate ion are क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक जुगाड़ बताऊं क्या। इस क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व किए भी कर सकते हो, वैसे तो हम पूरा चीज़ निकाल सकते हैं। आप देखो Na2CO3 का जो भी कंसंट्रेशन आएगा, ठीक है ना, तो ये कैसे टूटेगा, हमसे किसका किसका पूछा है, Na प्लस और CO3 2 माइनस, तो ये कैसे टूटेगा सर, ट्वाइस Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस। तो अगर ये 1 मोलर होगा तो अपने को ये 2 मोलर मिलेगा और ये मोलर 1 मोलर मिलेगा। या ये अगर मान लो 0.1 मोलर होगा तो ये 0.2 मोलर मिलेगा और ये 0.1, मतलब Na प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा वो कार्बोनेट के कंसंट्रेशन का ट्वाइस होना चाहिए। ऐसे ऑप्शंस को अपन देखें, अगर काम बन जाता है तो ठीक है। तो पूछा है Na प्लस एंड कार्बोनेट, पहले वाले में Na प्लस का कम है, कार्बोनेट का ही ज़्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन में दिख रहा है, इसका जस्ट ट्वाइस ही अपने को दिख रहा है। तीसरे में दोनों बराबर है, ये तो होगा नहीं, और चौथे में भी दोनों बराबर है, मतलब आप सीधे बिना सॉल्व किए भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी अगर कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे मोलरिटी निकालनी होगी। मोलरिटी कैसे निकालते हैं सर, वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि दे रखा आपको 25.3 अपन मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना हो जाएगा सर, तो सोडियम 2 है 46, कार्बोनेट का कितना 60, मतलब ये आ जाएगा सर आपका 106। फिर यहाँ पे वॉल्यूम आपको दे रखा कितना 250 ml, लीटर में चेंज करने के लिए ऊपर आप 1000 का मल्टीप्लिकेशन मार दो, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा मोलरिटी, और वहाँ से आप Na प्लस और कार्बोनेट आयन निकालोगे। तो सेम, बट यहाँ पे हमको लगता है काम ऐसे भी अपना हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो भी मोलरिटी आएगी उतना ही CO3 2 माइनस होगा, जो इसकी मोलरिटी आएगी उतना ही CO3 2 माइनस का मोलरिटी होगा, और Na प्लस का उसका ट्वाइस होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। Which of the following statement about the composition of vapor over an ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct? Assume that the temperature is constant at 25 डिग्री सेल्सियस। वेपर प्रेशर डाटा बेंजीन का दे रखा है और टॉलविन का दे रखा है। देखिए बेंजीन का वेपर प्रेशर इतना है और टॉलविन का इतना है, ठीक है। तो हमको दिख रहा है कि बेंजीन का वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। अब ऊपर में बोला क्या है, 1:1 मोलर रेशियो में हम लोग आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द वेपर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो वेपर फेज में हम कैसे निकालते हैं, हमको पता है कि PA इज इक्वल्स टू P0 A एक्स इज इक्वल्स टू YA PT, है ना। तो अगर हम बात करें कि YA का वैल्यू कैसे निकलेगा सर, तो YA का जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगा, अब ये एक बात देख लें कि ये प्योर का दिया है कि किसका दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज आइडियल मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलविन इज करेक्ट, एज्यूम दैट द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो जिसका भी आपको देखें, अगर इसका हो या इसका, कोई भी वैल्यू आपको P0 दिया हो या P0 A दे रखा हो, दोनों ही केस में क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो सेम ही है। तो अगर मान लेते हैं कि अपने को इसका दे रखा है, लेट अस सपोज PA दे रखा है, तो YA आप कैसे निकाल सकते हो, YA विल बी PA अपॉन PT। YB कैसे निकाल सकते हो, सिमिलरली PB अपॉन PT। तो हम देख रहे हैं अगर हम बात करें तो PT तो दोनों केस में सेम ही होगा, जिसका P का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में ज़्यादा होगा। तो हमको दिख रहा है P वैल्यू जो है वो बेंजीन का ज़्यादा है, तो बेंजीन का वेपर फेज में परसेंटेज या मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो पहला ही ऑप्शन अपने को करेक्ट दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर का पावर माइनस क्यूब ऑफ
यूरिया मोलर मास इतना इज आइसोटोनिक विद 5% सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज। तो हमको पता है कि अगर आइसोटोनिक है मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को हमको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है यहाँ पे दिख रहा है अपने को यूरिया है, तो हम लोग आई की बात करेंगे नहीं, तो सीधे लिख देंगे C1RT, इधर लिख देंगे C2RT। टेम्परेचर को कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो T1 T2 को क्या मान लो बराबर, R भी जाएगा, मतलब हमको C1 बराबर C2 करना है। और C1 C2 लेते हैं किस में है, इसकी वैल्यू लेते हैं मोलरिटी में, जानते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखें कि C1 यानी कि मोलरिटी पहले का कैसे निकल सकता है, तो 10 ग्राम पर मिली डेसीमीटर क्यूब दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं आप, डेसीमीटर का माइनस क्यूब, इट इज इक्वल्स टू हम लोग बोल सकते हैं 1 ग्राम 10 ग्राम पर लीटर, है ना। तो ग्राम पर लीटर दे रखा है, मोल पर लीटर इज मोलरिटी, तो पहले वाले का जो मोलरिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मोलर मास से सिंपली आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/6। दूसरे साइड में आपको देखा है 5% सॉल्यूशन, तो आपको पता है यहाँ पे आप सीधे आप यूज़ कर सकते हो 10x अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मान लेता हूँ मैं x, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 5 6 30, 30 इंटू 10 इट विल बी 300, है ना। और पता है मोलर मास को अपन एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर मोल में, तो आप यहाँ से सीधे 300 को टेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। इतना मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ इतना ओम इन ए सेल हैविंग ए सेल कांस्टेंट दिस, देन इट्स मोलर कंडक्टेंस इज। तो मोलर कंडक्टेंस होता क्या है सर, लेमडा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000/m, ऐसा कुछ। तो आपको यहाँ पे m का वैल्यू दे रखा है सर, m की वैल्यू कितनी दे रखी है, इट इज़ 0.01 मोलर, है ना। रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, 40 ओम। सेल कांस्टेंट किसको बोलते हैं, L/A को सेल कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.4। देन इट्स मोलर कंडक्टेंस, लेमडा एम निकालना है। तो सर m तो दे रखा है, यानी कि ये जो डाटा है ये आपको कप्पा निकालने के लिए दे रखा है। हमको पता है R इक्वल्स टू क्या होता है सर, R इक्वल्स टू रो L/A, है ना। 1/रो अगर कर दें तो 1/रो इज इक्वल्स टू L/A इंटू R, और 1/रो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कप्पा। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, तो कप्पा यहाँ से पहले निकाल लिया जाए। L/A का वैल्यू दे रखा है आपको कितना, 0.4, अपन R का वैल्यू कितना दे रखा है, 40। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 10, ये जाएगा 10 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, ये आ गया कप्पा का वैल्यू। अब आप इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -2, एक सेकेंड, ये आ जाएगा अपना 10 टू द पावर -2 इंटू 1000 अपॉन m कितना है सर, m इज 10 टू द पावर -2, तो -2 ये गया 1000, मतलब 10 का पावर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो सिंपल है ये, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक पार्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस वाले पार्ट से सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन, आपको दे रखा है E0 फॉर द रिएक्शन दिस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर। E0 निकालना है और फॉरवर्ड रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ये भी बात अपने को बतानी है। तो अभी ऐसा क्वेश्चन एक हमने पीछे भी किया कि सर कोई भी रिएक्शन हो इसके लिए E0 सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और E0 सेल हम लोग निकालते कैसे हैं सर, तो E0 सेल हम लोग निकालते हैं E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड पे क्या चलता है सर, कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, लेकिन वैल्यू दोनों कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग, दोनों की SRP वैल्यू को यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर कैथोड के लिए देखें कौन सा कैथोड कौन सा एनोड, थोड़ा समझते हैं हम लोग। तो इस केस में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे Mn2+ जा रहा है Mn3+ में, दिस इज ऑक्सीडेशन, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। दूसरा Mn2+ जा रहा है 0 में, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। तो Mn2+ से Mn3+, दिस वन इज ऑक्सीडेशन हाफ, एंड Mn2+ से Mn, Mn2+ से Mn, दिस वन इज रिडक्शन हाफ।
तो ये रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन हम लोग लिखेंगे। अच्छा, दोनों रिएक्शन देख ले, रिडक्शन रिएक्शन ही होना चाहिए। अच्छा, ये तो रिडक्शन रिएक्शन नहीं है सर, है ना। तो इस केस में अगर हम बात करें तो क्या लिखा जा सकता है, रिडक्शन की अगर बात करें, देखिए तो दोनों को पहले रिडक्शन के टर्म्स में लिख लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे सर, Mn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्या बन जा रहा है, Mn बन रहा है, और इसकी जो E0 वैल्यू है वो कितनी है, -1.18 वोल्ट। दूसरा दिख रहा है आपको Mn2, इसको भी उल्टा लिख लेते हैं, तो Mn3 प्लस इलेक्ट्रॉन इट इज़ फॉर्मिंग Mn2 प्लस, और इसका E0 वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 1.51 वोल्ट। देखिए ये भी रिडक्शन है और ये भी रिडक्शन है, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस केस में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, इस केस में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। हालांकि जो सेल कंस्ट्रक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग, मतलब हम यहाँ पे सेल कंस्ट्रक्ट करने तो बोला नहीं है, तो हमको इसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो Mn2 प्लस से Mn3 प्लस, तो Mn2 प्लस से Mn3 प्लस, मतलब ये हो गया आपका SRP वैल्यू इसके लिए, है ना। अपन देख रहे हैं कहाँ से कहाँ जा रहे हैं भाई, Mn2 प्लस से Mn3 प्लस, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ, तो मतलब ये हो गया एनोड का, है ना। और Mn2 प्लस Mn0 मतलब ये हो गया आपका कैथोड का। तो कैथोड माइनस एनोड, कैथोड के लिए वैल्यू आपको क्या दिख रही है, -1.18, और इसके लिए क्या दिख रही है, -1.51। दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -2.5169 वोल्ट, जो कि पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। और ऑब्वियसली E0 सेल अगर निगेटिव है तो रिएक्शन कैसा होगा, इट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में हम लोग नो बोल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिख रहा है इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, मतलब रेट कांस्टेंट बोल रहा है। हमारे पास ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। इसमें रेट कांस्टेंट के की वैल्यू आपको दे रखी है 10⁻⁻²। ओके, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो टी हाफ हम लोग जानते हैं, टी हाफ क्या होता है, 0.693/K, ठीक है। टी हाफ की वैल्यू निकाली जाए 0.693, के का वैल्यू कितना है सर, के इज 10⁻⁻²। तो यहाँ हाफ लाइफ अगर निकालेंगे तो 10⁻² -2 पर जाके 10⁻+2 हो जाएगा, तो इट विल बी 69.3। ओके, 69.3 मिनट इज द हाफ लाइफ। तो यहाँ बोल क्या रहा है यहाँ सर, 20 ग्राम से एक हाफ लाइफ में ये कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा, और फिर दूसरा हाफ लाइफ लगेगा तब ये कितना हो जाएगा, 5, मतलब 2 हाफ लाइफ यहाँ पे लगेंगे। तो 2 हाफ लाइफ मतलब कितना बोल सकते हैं, 69.3 प्लस एक और हाफ लाइफ दे दो 69.3, तो ये हो गया 0.6, 9 9 18, 6 6 12 1 13, 138.6 सेकेंड्स विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ, दे रखा है आपको इनका, सबका रिडक्शन ही बोल रहा है, चेक कर लेते हैं। रिडक्शन दे रखा है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करें कि एक बार जरूर चेक करें कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कई बार गड़बड़ भी करता है ना। अब हमसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो खुद रिड्यूस होगा, तो जिसकी खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, दैट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और किसकी खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, जिसका एसआरपी वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो आपको यहाँ पे देखना है एसआरपी वैल्यू किसका मैक्सिमम है, तो हमको दिख रहा है -2.37, है ना। चूंकि वैल्यूज निगेटिव में है तो जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा होगा। तो ये जो हमको दिख रहा है कि इसके लिए सर एसआरपी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, मतलब इसकी खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और ये लास्ट है कौन सा, तो यहाँ पे दिख रहा है अपने को Mg2+ से Mg, सो वी कैन से कि दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। इनमें से कौन सा जो है वो हम लोग बोले कि जैसा दिख रहा है प्रॉपर्टीज वैसा नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखें, HF, HCl, HBr, HI, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये तो सही है सर, जानते हैं हम लोग। अगला हाइड्रा एसिड्स के लिए हम लोग ग्रुप में जानते हैं, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। H2O, H2S, H2Se, H2Te, इंक्रीजिंग pK वैल्यूज। नहीं, ऊपर से नीचे आएंगे, हाइड्रा एसिड ये भी है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो K वैल्यू बढ़ेगी, pK वैल्यू कम होगी। तो ये वाला जो है अपने हिसाब से गलत हो जाएगा। और भी देख लेते हैं। एसिडिक कैरेक्टर फिर से हाइड्रा एसिड्स हैं, ऊपर से नीचे आएंगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर को भी, बट हमको ऑप्शन मिल चुका है आंसर, तो क्यों इसमें हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, आउट ऑफ TiF6 2 माइनस दिस द कलरलेस स्पीसीज। तो कलरलेस स्पीसीज हम लोग किसको बोलते हैं, तो अपने को पता है दो टाइप के स्पीसीज होते हैं, एक तो होते हैं पैरामैग्नेटिक स्पीसीज और दूसरे होते हैं डायामैग्नेटिक स्पीसीज। पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हम लोग किसको बोलते हैं, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और डायामैग्नेटिक किसको बोलते हैं, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो। जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। जो डायामैग्नेटिक होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो इनमें अगर हम देखें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास नहीं होगा सर वो कलरलेस होगा। अब यहाँ पे आप चेक कर लो, तो एक तो आप सबको बना के देखो या रफली भी अपन सोच सकते हैं। तो देखें, ऑक्सीडेशन नंबर सबका चेक कर लेते हैं। यहाँ कॉपर का +1 है, तो कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है इट इज़ 3d10 4s1। तो एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो सब पेयर्ड होंगे, मतलब ये तो हो सकता है। NiCl4 2 माइनस, तो निकल जो है, निकल इज साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन पे को नी, मतलब ये हो गया आपका 26 27 28 28 मतलब, तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है सर, ऑक्सीडेशन नंबर इज +2, तो मतलब 2 हटाना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा क्या 3d8 एंड 4s2 28 है। तो 2 अगर आप निकालोगे तो 8 बचेंगे, मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 8 को जब आप डी में रखोगे है ना, तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 सेकेंड रुक जाएंगे, यहाँ पे 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5, अब पेयरिंग करेंगे, पहले सिंगल फिलिंग बाद में पेयरिंग, 5 इसके बाद 6 7 8। तो यहाँ अगर अपन बात करें तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने को मिल जाएंगे, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन CuCl2 दिख रहा है अपने को। अगला फिर देखें TiF6 2 माइनस, तो TiF6 2 माइनस में टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +4। अब इसका अगर +4 है तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता कितना है साइंस टीचर्स, 22 मतलब 3d2 4s2, और अगर +4 में है दोस्त तो ये 2 निकला, ये भी 2 निकला, मतलब ये आर्गन आ गया। आर्गन में सारे इलेक्ट्रॉन्स आपको पेयर्ड दिखेंगे, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो सेकंड ऑप्शन हमको सीधे सीधे यहाँ से दिखाई दे रहा है। इसमें वापस से NiCl4 आ गया, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा, आप इसका फिर से चेक कर सकते हो, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। An excess of AgNO3 is added to 100 ml of ethanomolar solution of dichloro tetra aqua chromium 3 chloride. Number of moles of AgCl precipitated would be। तो देखिए हमको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एंटिटी होती है वही आयोनाइजेबल होती है। तो यहाँ अपने पास क्या दे रखा है, डाईक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। लिखते हैं डाईक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड।
तो ये हो गया स्ट्रक्चर डाईक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। ओके, तो एक ही Cl बाहर में है सर, यही प्रेसिपिटेट करेगा। ओके, किसके साथ कराना है? एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ। यहाँ से अपने को AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा, लेकिन ये सर एक्सेस में है, तो ये हो गया अपना प्रोडक्ट जो मिलेगा वो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, प्रोडक्ट इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में सर क्या क्या दे रखा है, अब डाटा थोड़ा चेक कर लेते हैं। Excess of AgNO3 is added to 100 ml of a 0.01 molar solution of this। अच्छा, तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मोलरिटी दे रखा है और वॉल्यूम भी दे रखा है। मोलरिटी कितनी है सर? ये 0.01। वॉल्यूम कितना है सर? 100 ml। ml को लीटर में चेंज करना है, 1000 से आप डिवाइड कर लो। ये जितना होगा उतना ही ये भी बनेगा, इसके एक से इसका एक बनेगा, क्योंकि यही बाहर वाला ही आयोनाइज होगा, है ना। अब यहाँ से देख लो, तो आप यहाँ से अगर बात करोगे तो ये कितना आ जाएगा सर? ये तो गया, तो 0.01 की जगह 001 हो जाएगा, 0.001, मतलब फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगले में बढ़ते, अगला क्वेश्चन यहाँ तक कर लिया हमने ना। नेक्स्ट 77 में देखें, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर COCl6 - इज गिवन CFSE4। तो हमको पता है कि ये टेट्राहेड्रल है और डेल्टा T बराबर 4/9 डेल्टा O, ये रिलेशन आपको ध्यान में होना चाहिए, पढ़ा भी होगा आपने। तो यहाँ से निकाले तो 4/9 डेल्टा O ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये दिख रहा है आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो टेट्राहेड्रल बनाएगा। तो यहाँ पे 4/9 डेल्टा O का वैल्यू कितना है सर? इट इज़ 18000। 9 से काट दो इसको आप, तो 2000। तो ये कितना आ जाएगा? 4 दूना 8, 000, 8000 विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो आपको हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए क्या चेक करना होगा? इसमें आपको चेक करना होगा किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो वेनेडियम की बात करें तो यहाँ पे देख लें जरा एक बार, कितना कितना किसमें आएगा, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? तो यहाँ इसके लिए हमको चाहिए होगा इस सबका ऑक्सीडेशन, तो इसमें 0, इसका -1, इसका 0, इथिलीन डायमीन 0, ये भी 0, ये न्यूट्रल, ठीक है। ऑक्सीलेटो का -2, इसका -1, अमोनिया का 0, है ना। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, सबके लिए निकाल के देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर एक बार सबका देख लो जरा कितना आ जाएगा। तो वेनेडियम पे तो कितना चार्ज आ जाएगा, हम बोल सकते हैं कि मान लेते हैं वेनेडियम का x है, तो x + -2 बराबर ओवरऑल चार्ज कितना है, x + -2 बराबर +1, तो x बराबर आ जाएगा कितना, +3। तो वेनेडियम इज साइंस टीचर विनीता, ठीक है ना, मतलब 23। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3d3 4s2, ठीक है। तो अगर इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 2 यहाँ से जाएगा और 1 यहाँ से जाएगा, मतलब इसके पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 होंगे। अगले वाले में देखें, +2 आयरन पे +2 है, तो आयरन इज 3d6 4s2, +2 है मतलब यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाएगा, तो इसके पास 3d6 माने 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे अपने को 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एक तो पेयर के फॉर्म में होगा, इनकी वैल्यू 4 हो गई। कोबाल्ट के केस में भी आप चेक कर लो यहाँ पे, तो कोबाल्ट का अगर हम लोग निकालें तो कितना आ जाएगा इसमें, इसका मान लेते हैं x, 2 ऑक्सीलेट है, एक पे -2, तो 2 × -2 प्लस 2 हाइड्रोक्साइड भी है, 2 × -1, नेट चार्ज दे रखा है -1,
तो यहाँ से x का वैल्यू आप निकालो, -4 -6, तो x बराबर आ जाएगा आपका -4 -6, इधर जाएगा तो +6, मतलब ये आ गया +5। तो कोबाल्ट इज साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को 27। तो लिख सकते हो आप 3d7 4s2। अब इसमें से अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 2 इधर से जाएगा और बाकी 3 इधर से जाएगा, तो 3 इधर से जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी 3d4, इट विल बी +5 है अगर, तो यहाँ पे 2 इधर से गया सर और बाकी 3 इधर से गया, 3 गया तो बचा कितना, 3d4। ओके, चेक कर लेते हैं इसको भी एक बार। टाइटेनियम की अगर हम बात करें तो टाइटेनियम में कितना हो जाएगा सर, ये न्यूट्रल ही है, तो टाइटेनियम +3, तो ये 3d2 4s0 है ना, 4s2 सॉरी, इसके बाद निकालते हैं अपन, तो ये आ गया 4s2 और दिख रहा है किसमें, +3 में, मतलब 2 यहाँ से जाएगा, 1 यहाँ से जाएगा, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे सर जो है, अच्छा इन दोनों में सेम आ जा रहा है क्या, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो रहा होगा अपने से। तो सेकंड वाले में सर FeEn ठीक है, NH3 होल ट्वाइस, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2। आयरन का +2 मतलब हो गया आपका 3d6। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या करा सकता है, ये पेयरिंग करा सकता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 अपन नहीं बोल पाएंगे, यहाँ n की वैल्यू 4 बोल सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड वन, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्जिलेट और OH जो है ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं करा पाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। द मॉलिकुलर फॉर्मूला डाइफिनाइल मीथेन, ये दे रखा है आपको। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम। तो हाइड्रोजन को अगर क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया जाए तो अपने को क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, पूछा क्या, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल की बात नहीं कर रहा है, मतलब सिंपली हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। तो कितने डिफरेंट पोजीशंस आप सोच सकते हो, एक तो ऑर्थो पे लगा सकते हो, ये कैंसिल कर दो ऑर्थो, मेटा पे लगा सकते हो, इसको कैंसिल कर दो, पैरा पे लगा सकते हो। अब जैसे यहाँ लगा है बिल्कुल ऐसे, तो इधर भी कैंसिल आउट कर दो। एक पोजीशन अपने को यहाँ पे ये दिख रही है, मतलब ऑर्थो, मेटा, पैरा और एक ये पोजीशन, मतलब 4 डिफरेंट मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट अपने को मिल सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पे ऑप्टिकल पूछता तो फिर हम लोग और बातें सोचते हैं, हालांकि ऑप्टिकल से भी फायदा नहीं है, क्योंकि ग्रुप्स तो सेम ही लग रहे हैं यहाँ पे 2, तो सीधे सीधे अपन बोल सकते हैं यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन, द प्रोडक्ट C इज। तो C7H8 मतलब हो गया आपका बेंजीन और ऊपर लग गया CH3 टॉल्यूइन। दिस इज C6H5, यहाँ हो गया एक कार्बन और C7H5 और 3 C7H8। ओके, अब इसका बोल रहा है 3 मोल क्लोरीन के साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे मोनोहेलोजिनेशन होता है, लेकिन 3 मोल है तो तीनों को सब्सटीट्यूट कर देगा, मतलब यहाँ पे बन जाएगा सर, तीनों हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दीजिए क्लोरीन से। अब आगे रिएक्शन करा रहा है किसके साथ, Br2Fe, Br2Fe। तो Br2Fe जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, कौन सा, Br+ CCl3, इट इज विड्रॉइंग -M ग्रुप, ये लगाएगा, है ना। या आप इसको -H भी बोल सकते हो, रेदर CCl3 का आप क्या बोल सकते हो, -H इफेक्ट भी बोल सकते हैं आप इसको। CCl3 का, CCl3 क्या लगाता है, -H इफेक्ट भी लगाता है। -H अगर ये लगा रहा है तो हम बोल सकते हैं ये क्या होगा, इट विल बी मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। इलेक्ट्रोफाइल क्या रहा है, Br+, तो Br+ मेटा पोजीशन पे जाएगा, मतलब यहाँ पे जो हम लोग बनाएंगे वो बन जाएगा CCl3 और मेटा पोजीशन पे आपको Br दिखेगा।
फर्दर बोल रहा है कि इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, Zn और साथ में HCl। तो ये वापस से क्या करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, जो यहाँ पे जो क्लोरीन है उसको फर्दर रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन। तो ये बन जाएगा CH3 और इधर आ जाएगा Br। तो बोल सकते हैं जो प्रोडक्ट दिख रहा है मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा टॉल्विन में, मेटा ब्रोमोटॉलिन पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये अल्कोहल दे रखा, इसमें से कौन सा बोल रहा है इसका प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम डिहाइड्रेशन की बात करें तो ये अपने पास ऐसा कुछ, इधर OH लग रखा है, ये ऐसा कुछ लग रखा है। तो जब आप एसिडिक मीडियम इसको दीजिएगा तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के थ्रू यहाँ पे अटैक होगा, वाटर यहाँ से निकलेगा। वाटर जब निकलेगा तो अपन बना सकते हैं कार्बोकेटायन। कैसा बन जाएगा सर, ये ऐसा ऐसा ऐसा, इधर पॉजिटिव चार्ज है ना। अब ये पहले से क्या है 3 डिग्री है कि नहीं, और 6 मेंबर रिंग है तो रिंग एक्सपेंशन का भी कोई केस देखने को नहीं मिलेगा। तो इस केस में अगर अपन बात करें तो अब यही सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो या तो यहाँ से निकाल लो, या तो यहाँ से निकाल लो, या तो यहाँ से निकाल लो, मतलब या तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, या तो यहाँ आएगा, या तो यहाँ आएगा। तो ऐसा ऑप्शंस देख लें। तो ये हो गया, यहाँ आ रहा है ऊपर वाला, ये इधर वाला हो गया राइट वाला, और ये इधर हो गया लेफ्ट वाला। मतलब ये ऑप्शन किसी भी केस में फिजिबल नहीं होगा। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे एस्पिरिन इज एन एसिटाइलेशन प्रोडक्ट ऑफ, किसका एसिटाइलेशन प्रोडक्ट होगा। तो एस्पिरिन जो होता है, एस्पिरिन का क्या होता है फॉर्मूला, इट इज OCO CH3 एंड ऑर्थो पोजीशन पे COH। अब किसके एसिटाइलेशन से ये बन सकता है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास मैंने ले लिया OH और इधर ले लिया COH, और इसका रिएक्शन अगर करा दे किसके साथ, CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड के साथ, एसिटाइलेशन बोल रहा है। तो एसिटाइल क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन करा दें तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे ये अपने लोन पेयर के थ्रू यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहाँ डेल्टा नेगेटिव होगा, इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ से खुलेगा। तो बन जाएगा क्या, अच्छा इस पे जो पॉजिटिव आएगा वो ऑक्सीजन तो अपने ऊपर रखेगा नहीं पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में निकाल देगा। तो यहाँ से सीधे सीधे अपने को दिख रहा है कि ये जो अपना एस्पिरिन है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए एस्पिरिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है या कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, है ना। मेनली स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इससे बना सकते हैं। अब ये जो कंपाउंड, इसको क्या बोल सकते हो आप, ऑर्थो पोजीशन पे OH है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पहला ही दिख रहा है अपने को। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 82 देन 83। इफ फॉर्मल्डिहाइड एंड KOH आर हीटेड देन वी गेट। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या है, इट इज HCOH। इसको KOH के साथ हम लोग KH के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये देखिए ये कौन सा रिएक्शन दे सकता है, कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकता है, जिससे एक क्या होता है CH3OH बन जाता है और दूसरा ऑक्सीडाइज होकर के HCO-K+ बना देता है। अब देख ले ऑप्शन, मीथेन, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल तो दिख रहा है सर। इथाइल फॉर्मेट नहीं, इथाइल फॉर्मेट नहीं है ना, एसिटाइलिन ये भी नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट देखते हैं। एन ईस्टर A with molecular formula C9H10O2 was treated with excess of, A कुछ है, इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, excess of CH3MgBr के साथ, ठीक है। सो फॉर्म्ड was treated with, तो यहाँ से मान लो अपने को B मिला। इसको फिर हम लोग ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, इसको ट्रीट कर रहे हैं अपन H2SO4 टू गिव ओलिफिन। मतलब आप समझ लो H+ हीट दे रहे हैं यहाँ पे,
तो यहाँ से अपने को बी मिल, अच्छा एक सेकेंड, A with molecular form was treated with excess of CH3Br and the complex so formed. अब जो बन रहा है मतलब इसको कुछ बोल नहीं रहा है, यहाँ जो भी कुछ आप इसके साथ करके बनाओगे इसका कुछ नाम नहीं दिया है, ठीक है। मतलब बोल रहे हैं यहाँ से कुछ मान लो हमने कराया तो होते होते कुछ मान लो x बना, ठीक है, क्योंकि एक्सेस दिया है तो हो सकता है एक से अधिक स्टेप भी चले। अब ये जो x बन रहा है इसको बोल रहा है एंड द कॉम्प्लेक्स सो फॉर्म्ड वाज ट्रीटेड विथ H2SO4। अब इसको H प्लस और हीट कर रहे हैं अपन, H प्लस हीट दे रहे हैं, तो यहाँ से बन रहा है जो फॉर्म ट्रीटेड विथ टू गिव ओलिफिन, यहाँ से अपने को एल्किन मिल रहा है B। फिर जो B है उसका बोल रहा है कि ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं तो कीटोन मिल रहा है, इसका जब अपन ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं है ना, तो इससे अपने को क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H8O है और ये कीटोन है, ठीक है। विच शोज पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये क्या बोल रहा है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो हमको बताना है ए क्या होगा। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा अपने को ध्यान से समझना है। C8H8O ये एक कीटोन है जो कि क्या देगा यहाँ पे, हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। तो हेलो फॉर्म टेस्ट के लिए अगर मैं इसको ऐसा कुछ सोच लूँ, फिनाइल अगर लगा दूँ और COCH3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज़रा चेक कीजिए, C6H5 C7H5 C8H5 C8H8O, ठीक है। CH3 यूनिट के कि हमको पता है कि हेलो फॉर्म के लिए CH3 यूनिट चाहिए जो CHI3 में कन्वर्ट होता है, तो ये अपन कीटोन देख सकते हैं। अब ये कीटोन किसका ओजोनोलाइसिस से बना होगा, तो यहाँ पे हमको पता है ओजोनोलाइसिस में क्या करते हैं, ओजोनोलाइसिस में अपन क्या करते हैं, ये बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और ऑक्सीजन लगा देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बनाना चाहूँ तो बी जो है, बी कैसा बन जाएगा, बी बन जाएगा ऐसा कुछ, ये सी लगा देता हूँ इधर CH3 और इधर मान लो डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ये मिल जाएगा अपने को। अब ये H प्लस हीट है ना, एल्कीन चाहिए था, एल्कीन मिल गया। अब H प्लस हीट की बात कर रहा है, H प्लस हीट किसको देंगे तो ये बनेगा। तो यहाँ पे अगर अपन बनाएं तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन सोच सकते हैं, मतलब ये बन जाएगा आपका CH3OH और इधर में अगर CH3 लगा दें तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, मतलब ये बना सकते हैं। और इसका फॉर्मेशन एक्सेस बोल रहा है, तो इसको अगर मैं एक बार निकालूं तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दे रखा है इसको जरा देख लेते हैं। इट इज़ C9H10O2। तो अगर मैं ईस्टर बना दूं COO, कितना कार्बन चाहिए होगा, C6H5 C7 2 कार्बन चाहिए होगा, तो यहाँ से C2H5। ओके, अब इसमें अगर मैं एक बार CH3MgBr से रिएक्शन कराऊंगा, एक बार CH3MgBr, तो ये CH3 माइनस देगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ऐसे नहीं यहाँ से ये निकल जाएगा, तो इधर बन जाएगा ऐसा कुछ COCH3, ठीक है। फिर फर्दर अगर अपन रिएक्शन कराएंगे CH3 के साथ तो कीटोन है ये अपने को मिल जाएगा, मतलब ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं आसानी से कि अपने पास जो होना चाहिए रिएक्टेंट ए वो ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। देख लें ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, C6H5 COO C2H5 C2H5 नो, CH3 नो, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। इन द सेट ऑफ रिएक्शन मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड गिव ए प्रोडक्ट ऑफ डी, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट डी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कराते हैं तो ये क्या हो जाता है, OH हट के यहाँ Cl आ जाता है, मतलब B के जगह पे अपन क्या बना सकते हैं, B के जगह पे ये Br एज इट इज़ और यहाँ पे आ जाएगा COCl। फिर NH2 के साथ करा रहे हैं, NH2 इसको Cl को वापस से सब्सटीट्यूट कर देगा, मतलब C अगर अपन बनाना चाहें
तो C विल बी C डबल बॉन्ड O और इधर आ जाएगा NH2। और फिर अपन NaOH हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, तो यहाँ से ये जो है आपका CO यूनिट गायब हो जाएगा, NH2 एंड Br। तो देख लें ऐसा कोई प्रोडक्ट अगर आपको दिख रहा है, NH2Br थर्ड वन, है ना। 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन करते हैं अपन हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन से। आगे बढ़े, 86 नंबर को देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है कि ये कोई कंपाउंड है जिसका CH3MgBr के साथ करा रहे हैं, फिर हाइड्रोलाइसिस भी करा रहे हैं, प्रोडक्ट क्या मिलेगा ये बताना है। तो यहाँ जब आप इसका रिएक्शन कराओगे तो ये क्या देगा सर, ये देगा CH3 माइनस, इधर बात करें डेल्टा नेगेटिव, इधर बात करें डेल्टा पॉजिटिव। ये अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ से खुलता है, तो इधर से अपने को क्या मिल जाएगा, इधर से मिल जाएगा सर ऐसा कुछ, ये हो गया C, इधर लग गया एक CH3, इधर हो गया डबल बॉन्ड N, ठीक है। अब ये खुला तो इधर माइनस लिख दो और साथ में चाहो तो MgBr भी लिख दो, MgBr प्लस, और ये अपना एज इट इज़ OCH3। अब जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे, तो हाइड्रोलाइसिस के कारण क्या होगा, देखिए यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोलाइसिस में बॉन्ड ब्रेक कर दो, इसको H दे दो, इधर OH, इधर H दे दो, इधर OH, इस बॉन्ड को आप ब्रेक कर दो, ठीक है। मतलब समझ लो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उधर डेल्टा पॉजिटिव वाला पार्ट जाएगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उधर डेल्टा नेगेटिव वाला पार्ट जाएगा। तो यहाँ से आप देख लो क्या बन जाएगा, ये बना देगा ऐसा कुछ CH3, और ये टूट गया यहाँ एक OH, दूसरा OH, और यहाँ से बन गया साथ में NH2 MgBr। अब पता है, देखिए ये जो है फॉर्मेशन हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ जेमिनल डायोल, जो कि अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, वाटर एलिमिनेट कर लेते हैं। वाटर का एलिमिनेशन करोगे, यहाँ OCH3 लगा हुआ है अभी भी, इसको भूल नहीं जाना है, OCH3 लगा हुआ है। वाटर का एलिमिनेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर ऐसा कुछ C डबल बॉन्ड O CH3, और इधर आ जाएगा OCH3। तो ये दिख रहा है अपने को, दिस वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स इन बीटा डी ग्लूकोज, तो बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना। तो बीटा डी ग्लूकोज बनाते कैसे हैं, ग्लूकोज की अगर बात करें तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की अगर बात करें ये हो गया स्ट्रक्चर, इट इज़ डी ग्लूकोज। अब बनाने क्या बोल रहा है अपने को, बोल रहा है बीटा डी ग्लूकोज बनाना है। तो बीटा डी ग्लूकोज अगर बनाना है आपको, मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा कैसे बोलते हैं कि जो एनोमेरिक कार्बन है उस पे हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे अटैक होगा, और अल्फ़ा के केस में हम लोग बोलेंगे कि राइट हैंड साइड पे OH आ जाएगा, और इसके केस में लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अपने पास जो ऑप्शन दिख रहा है 1 2 3 4 तो पहले से है, और एक जब यहाँ अटैक होगा तो यहाँ भी कायरल सेंटर क्रिएट हो जाएगा, मतलब 4 और 1 5 कायरल सेंटर अपने को देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द कपलिंग बिटवीन बेस यूनिट्स ऑफ DNA इज थ्रू, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि कपलिंग जो होता है वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होता है, बायोमोलिक्यूल्स में देखते हैं हम लोग ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RNA DNA आर कायरल मॉलिक्यूल्स, देयर कायरलिटी इज ड्यू टू,
कायरल बेस, कायरल फॉस्फेट एस्टर यूनिट, डी ग्लूकोज कंपोनेंट, डी ग्लूकोज कंपोनेंट। ये भी आप स्ट्रक्चर से आपको ये बात समझ में आ जाएगी, है ना। लास्ट वन, द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स विल बी इन द ऑर्डर। तो हमको पता है कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है वो स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसके केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। तो देखिए ये मेरे को एरोमेटिक दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा कॉन्जुगेशन है और यहाँ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। तो जहाँ स्टेबिलिटी कम है वहाँ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा, मतलब थर्ड वाले का सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड वाले का, और फर्स्ट वाला तो एरोमेटिक है सबसे कम। तो 3-2-1 मतलब फर्स्ट ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन को काफ़ी सारी वेराइटीज़ हमने देखी, ऑर्गेनिक की, फिजिकल की, इनऑर्गेनिक की। और ठीक है, क्वेश्चंस जो हैं वो मिक्स्ड है, कुछ अच्छे भी क्वेश्चन, सिंपल भी क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस टाइम टेकिंग भी हैं, कुछ क्वेश्चंस में हमको दिमाग भी लगाना पड़ रहा है। बट अगर हमने थॉरली सब्जेक्ट को पढ़ा है तो हम इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।